नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर मैं एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन प्रणाम करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य रखने जा रहा हूं। साथियों, आज की जो ये वीडियो है ये मुख्य रूप से जो माननीय गृह मंत्री, अपने सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा उनके प्रयास से जो भी 5,000 करोड़ रुपया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिलीज करने का आर्डर 29 मार्च को जारी किया, उसके परिप्रेक्ष्य में माननीय अमित शाह जी का कहना है कि हम 3-4 माह के अंदर में CRC के माध्यम से 10 करोड़ निवेशकों का भुगतान करा देंगे। साथियों, इसी प्रश्न पर आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं कि क्या वाकई में सरकार सहारा निवेशकों का भुगतान कराना चाहती है या सरकार का यह कोई चुनावी जुमला है, चुनावी स्टंट है। साथियों, ये तो 101% सत्य है कि आज जो भी कुछ भी हुआ, जो भी घटनाक्रम हुआ, जो भी सरकार ने पहल किया, ट्रांसफर पिटीशन लगाया हाई कोर्ट में और तेलंगाना हाई कोर्ट में, यह सब आंदोलनकारियों के ही बदौलत हुआ है। मैं आंदोलनकारियों को 101% इसमें श्रेय देना चाहता हूं। जो भी हमारे सोशल मीडिया पर इस तरह की आवाज उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनके ही बदौलत जब इस तरह का नारा लगा कि अगर सहारा इंडिया के निवेशकों का भुगतान नहीं तो वर्तमान सरकार को वोट नहीं, अगर सहारा का भुगतान नहीं तो मोदी सरकार को मतदान नहीं, सीधे जब इस तरह से नारा लगने लगा, आम जन सभा में नारा लगने लगा और यह नारा कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक गया और सरकार ने भीड़ को देखा कि यह वाकई में बहुत ज्यादा भीड़ है और इस तरह से नारा लगा रही है कि सहारा का भुगतान नहीं तो मोदी सरकार को मतदान नहीं, तो यह निश्चित रूप से सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। साथियों, आज कुर्सी की ही लड़ाई चल रही है, वोट की ही लड़ाई चल रही है। आज सरकार जनहित से संबंधित कार्यों को करने के लिए कोई पहल नहीं कर रही है, बल्कि कैसे भी करके, चाहे कुछ भी करना पड़े, उसकी सरकार बचा रहना चाहिए, चाहे उसके लिए उसको एक एक वोट की कीमत पैसों से देना पड़े, चाहे 1-1 हजार में 10-10 हजार में वोट क्यों न खरीदना पड़े, लेकिन वोट खरीदने के लिए सारे हथगंडा अपनाने के लिए सरकार तैयार है। मैं किसी एक सरकार को नहीं कहता हूं, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई भी सरकार हो, यहां तक कि पंच सरपंच के चुनाव में भी यही हथकंडा अपनाया जाता है। दारू बांटा जाता है, पैसा बांटा जाता है, साड़ी बांटा जाता है और इसी तरह का चुनावी रेवड़ी सरकार के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा भी चुनाव के कुछ दिनों पहले बांटा जाता है। हालांकि इस पर हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय थोड़ा सा सजग हुआ है, जिसमें कई रिट पिटीशन भी फाइल हुई हैं कि चुनाव से पहले इस तरह की जो रेवड़ियां सरकार के द्वारा बांटी जाती हैं ये गलत हैं, ये वोट खरीदने के समान है, इससे स्वतंत्र मतदान प्रभावित होता है, तो इस तरह का कार्य करने से रोका जाए। इसकी सुनवाई चल रही है, जो भी कुछ है वो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हम इस वीडियो में जो हम बता रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों को 5,000 करोड़ रिलीज हुआ है, 5,000 करोड़ से हम 10 करोड़ लोगों का भुगतान कैसे करेंगे, वो भी 3-4 माह के अंदर कैसे करेंगे, इसका कोई रोड मैप सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है और हम आंदोलनकारी भी इसमें भ्रमित हैं, दिग्भ्रमित हैं। दिग्भ्रमित इसलिए हैं कि इसमें अधिकांशतः आंदोलनकारियों का कहना है कि CRC के ही माध्यम से भुगतान दिया जाए, क्योंकि अगर यह पैसा सहारा को दे दिया जाएगा तो सहारा चोर है, सहारा लुटेरा है, सहारा भगोड़ा है, सहारा अपने ही लोगों का भुगतान करेगा, आम निवेशकों का भुगतान नहीं करेगा। माने इस तरह के कई प्रश्न उठ रहे हैं। यह भी प्रश्न उठ रहा है कि सहारा को अगर दे दिया जाएगा
तो सहारा में बिचौलिए और दलाली करने वाले लोगों की मौज हो जाएगी। वही लोग फिर कमीशन के हिसाब से रिफंड या वितरण कराएंगे। तो साथियों, इस परिप्रेक्ष्य में मेरा कहना है कि सहारा लुटेरा है, चोर है, बेईमान है। उसको अगर मिल जाता है तो वह बंदर बाट करेगा, अपने ही लोगों को, अपने ही अधिकारियों को अपने हाउस रेंट का वेतन निकालेगा, कमीशन निकालेगा। तो क्या यह मनमाना है? क्या यह जो हमारे देश में कोई कानून नहीं बना है? क्या माने सहारा को अगर मिल गया तो मनमानी तौर से कुछ भी कर सकता है? यह समझ से परे है। साथियों, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राशि वितरण करने का आदेश दिया है और एक कमेटी का निर्माण किया है जिसमें अपने रिटायर्ड जज भी सम्मिलित हैं और एक न्याय मित्र भी उसमें है कमेटी में, तो ये लोग जो निर्देश देंगे, जो गाइडलाइन देंगे, जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन देगी, क्या उस गाइडलाइन से हटकर ये बंदरबाट करेंगे? अगर इस तरह से बंदरबाट करेंगे तो क्या कानून का राज्य नहीं है? क्या लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? क्या देश में कानून व्यवस्था नहीं है? क्या कोई कुछ भी कर सकता है, कानून विरुद्ध भी कार्य कर सकता है? यह बहुत ही समझ से परे है इन लोगों का इस तरह का आरोप लगाना। और मुख्य आरोप जो लगा रहे हैं कि सहारा लुटेरा है, सहारा भगोड़ा है, सहारा चोर है। साथियों, सहारा भगोड़ा लुटेरा चोर कब से बना? साथियों, मैं देखिए, मैं न तो सहारा का पक्ष ले रहा हूं और न ही मैं जो इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं मैं उनका ही पक्ष ले रहा हूं। मेरा सहारा से कोई संबंध नहीं है। मैं सहारा में एक निवेशक हूं। मैं सिर्फ सहारा में निवेश किया हूं, लेकिन जो हकीकत है मैं हकीकत को आपके सामने बयां करने का कोशिश कर रहा हूं। साथियों, 1978 में सहारा की स्थापना हुआ। सहारा का बायलॉज हमने अच्छे से अध्ययन किया जिसमें लिखा है कि सहारा में कोई मालिक नहीं है, सारे कर्मचारी हैं। जो भी इसमें सदस्य हैं वो परिवार के सदस्य हैं, इसका मालिक कोई नहीं है। जितना ही इसमें सुब्रत राय का स्थान है, अधिकार है, उतना ही एक लोअर क्लास के सदस्य जो होगा, प्रमोटर जिसको बोला जाता था, मोटिवेटर बोला जाता था, उसका भी उतना ही अधिकार है। तो जब सहारा ग्रुप में कोई मालिक ही नहीं था, इसलिए यह इसकी जो कार्यशैली थी बहुत ही पारदर्शी ढंग से चल रही थी। इसमें जितने भी लोग थे, जो भी डायरेक्टर थे, अपना वेतन वगैरह ले रहे थे, लेकिन सहारा के संपत्ति को यह नहीं कह सकते थे कि यह मेरा है और उसको बंद करके समेट के न तो 11 नहीं हो सकते थे, क्योंकि ऐसा बायलॉज ही बना था। यही कारण रहा कि सहारा लगातार 1978 से लेके 2010-11 तक सफलता पूर्वक अपने कार्यों को संचालित करती हुई आ रही थी। साथियों, बड़े हर्ष के साथ कह रहे हैं कि 78 से लेकर 2010 तक में सहारा से संबंधित एक भी शिकायत किसी भी संस्था के पास नहीं गई थी। एक भी शिकायत। सहारा के द्वारा कई सोशल, कई सामाजिक कार्य भी चलाए जा रहे थे। कई सामाजिक कार्य, यहां तक कि स्वास्थ्य में भी कई सारे हॉस्पिटल बनाए गए थे। शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा था, स्वच्छता को भी बढ़ावा दिया जा रहा था। माने सहारा का यह स्लोगन ही था कि हम देश के लोगों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से स्वतंत्र कर देंगे, परिपूर्ण कर देंगे। यह न्याय उनको, माने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करेंगे। और इसी स्तर पर सहारा समूह लगा हुआ था। यही कारण रहा कि 2010 तक कोई भी सहारा में शिकायत नहीं आई, कोई ट्रेड यूनियन नहीं बना था। नहीं तो आज कोई भी संस्था बनती है उसके खिलाफ कर्मचारियों का एक संघ बन जाता है, कार्यकर्ताओं का संघ बन जाता है, कई सारे संघ बन जाते हैं। लेकिन सहारा ग्रुप में कोई संघ नहीं था, कोई ट्रेड यूनियन नहीं था। सफलतापूर्वक कार्य करता चला आ रहा था। हाँ, एक दो गलती हुई, जो कि बिना आदेश के उन्होंने लोगों से पैसा लिया। पैसा लेने के बाद भी सहारा का आप संयम देखिए, सहारा सुब्रत राय का संयम देखिए कि उन्होंने देश के आम निवेशकों को बचाने के लिए, आम कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए 2 साल तक जेल में रहा। वह चाहते तो उसी समय उस पैसे को निकाल के सेबी को पैसा दे सकते थे और
वो जो 2 साल तक लंबे पीरियड तक जेल में रहे, उस जेल में न रहना पड़ता उनको, लेकिन नहीं, उन्होंने निवेशकों के हित को प्राथमिकता दी और वो सत्य की लड़ाई लड़ते रहे और उसी सत्य के लड़ाई का अंजाम यह हुआ कि 2 साल बाद उनको रिहा किया गया। साथियों, जहां तक मेरा मानना है कि सहारा चोर लुटेरा भगोड़ा नहीं है, भागा नहीं है। अभी सहारा की सारे ब्रांचेस खुली हुई हैं। सहारा पर जो बैन लगाया गया है उसके तहत आप लोगों का भुगतान नहीं किया जा रहा है और सहारा के पास चूंकि एनआई पर रोक लगा दिया गया, सहारा के खातों को सीज कर दिया गया, जिसके बदौलत सहारा को भुगतान में परेशानी जाने लगी, लेकिन सहारा भगा नहीं है। जहां तक मेरा उम्मीद है साथियों, आज अगर यह राशि सहारा को दे दिया जाता तो सहारा अपने चैनल के माध्यम से तत्काल भुगतान चालू कर सकती है। उसके लिए हम लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जबकि अगर यही राशि सीआरसी या सेबी के माध्यम से वितरण कराई जाएगी तो हम लोगों को 3-4 महीने तो नहीं, अगर 3-4 साल में भी पैसा वापस मिल जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। हम 101% कह सकते हैं साथियों कि यह 100% जुमला है। सरकार कदापि भुगतान नहीं कराना चाहती। क्यों नहीं कराना चाहती? क्योंकि 5,000 करोड़ से 10 करोड़ लोगों का भुगतान करना संभव नहीं है। आज मोटा हिसाब देख लिया जाए तो 90,000 करोड़ रुपए सहारा के सोसाइटियों में प्लस क्यू साप में करके जमा है। अब 90,000 करोड़ को सहारा को डबल करके देना है तो 1,80,000 करोड़ 1,80,000 करोड़ रुपए रिटर्न करना है। अगर सेबी से हम मान भी लिया जाए कि पूरा पैसा भी सहारा सरकार ले ले तो कितना लेगी? 24,000 करोड़। तो 24,000 करोड़ में से 1,80,000 करोड़ रुपए का भुगतान कैसे होगा? यह बहुत ही बड़ा सवाल है। इस सवाल पर सरकार को भी कहीं से कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। इसीलिए वह आनन फानन में बोल रही है कि हम बांटेंगे, हम निवेशकों का भुगतान करेंगे, ताकि जो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव आ रहा है और जो 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव पर सत्ता पक्ष को कोई विपरीत असर न पड़े, निवेशक कहीं सत्ता पक्ष से विपरीत न हो जाएं, अलग न हो जाएं, इसलिए वह प्रक्रिया चालू करवाई है। अब बताइए, 29 मार्च को आदेश हुआ, अभी तक कोई नोटिफिकेशन न तो सीआरसी से जारी हुआ न सेबी से जारी हुआ, कुछ भी जारी नहीं हुआ। क्या सेबी पैसा रिलीज कर रही है? क्या सीआरसी किस तरह से बांटेगी, इसका भी कोई नोटिफिकेशन आया? कुछ भी नहीं आया। तो साथियों, मेरा कहना है जिस तरह से आजकल सरकारी तंत्र कार्य करता है, जैसे गर्मी के मौसम में मान लीजिए अगर मार्च और अप्रैल में यानी जेठ बैसाख में जंगल में आग लग जाती है तो आग को बुझाने के लिए जो प्रक्रिया चालू होती है, अब वह प्रक्रिया पहुंचते पहुंचते जब सरकार तक पहुंचती है तो सरकार जुलाई अगस्त यानी सावन भादों में उस आग को बुझाने के लिए आदेश देती है और दमकल विभाग की गाड़ियां लेके जंगल में जाती हैं उस आग को बुझाने के लिए। तो इस तरह से यह जो कार्यवाहियां हैं, प्रशासन की कार्यवाहियां हैं, सरकार की कार्यवाहियां हैं, उसमें लेट लतीफी ऑलरेडी देखा जाता है और यही होगा, यही चीज होगा। सहारा इंडिया का जो आज वितरण कराने का प्रयास कर रही है सरकार, बोल रही है, सिर्फ यही हर्ष होगा, किसी भी निवेशक का पैसा समय सीमा के अंदर नहीं होगा। मैं आंदोलनकारियों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया करके आप लोग जो यह स्टंट बनाए हुए हैं कि सहारा का भुगतान सिर्फ और सिर्फ सीआरसी के ही माध्यम से कराया जाए, क्योंकि सहारा चोर है, सहारा लुटेरा है, सहारा भगोड़ा है। तो इस तरह का जो आप लोग अपने अंदर एक तरह से वो बना के रखे हैं, यह आप लोगों का विचारधारा जो है, जो उद्देश्य है, ये गलत है। आप लोग इस पर पुनर्विचार कीजिए
और अगर आप तत्काल वितरण कराना चाहते हैं तो तत्काल वितरण जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ सहारा ग्रुप से ही हो सकता है, अन्यथा किसी भी माध्यम से सहारा के निवेशकों का भुगतान नहीं हो सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।